सनातन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मध्य प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि जो इंडिया गठबंधन है उस सनातन को मिटाना चाहता है। यह विवाद तमिलनाडु से शुरू हुआ। स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जो बयान दिया था आपने सुना। उसके बाद वैचारिक तलवारें खिंच गई। तमिलनाडु के नेता बहुत आक्रामक होकर बोलते रहे इस विषय पर। सनातन में जो असमानता है, जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, इसके ऊपर कमल हसन का भी स्टेटमेंट आया। कर्नाटक से प्रकाश राज भी बोले और कई नेता बोले। बीजेपी आक्रामक होकर बोली और इधर भारत में वैचारिक रूप से दो खेमा बढ़ चुका है। उत्तर भारत के भी कई नेता और कार्यकर्ता स्टालिन के पक्ष में दिखे, लगातार बोलते दिखे। तमिलनाडु में आदि द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन बहुत मजबूत रहा है। एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट बहुत मजबूत रहा है। दक्षिणपंथी नेता सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्ण, जाति और छुआछूत की बात नहीं करते हैं। तमिलनाडु के नेता और दक्षिण भारत के नेता लगातार इस पर छुआछूत, भेदभाव की बात कर रहे हैं। तो जब तक आप जाति, अस्पृश्यता, वर्ण की बात नहीं करेंगे तब तक सनातन हिंदू धर्म पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सितंबर 1944 में मद्रास के राशनल सोसाइटी के आमंत्रण पर वहां पर उन्होंने भाषण दिया था। उस समय पेरियार से भी उनकी मुलाकात हुई थी और सनातन धर्म पर क्या था उनका वक्तव्य तमिलनाडु में इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति, वर्ण, छुआछूत आज सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं, वैश्विक समस्या बन चुकी है। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। लगातार अंबेडकर नामा पर आप अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से कई एपिसोड, इंग्लैंड से आप लगातार सुनते रहे हैं कि अमेरिका में कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है। भारत में भी ये छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव अभी भी बरकरार है। लेकिन सवाल है कि आखिर स्टेट उस समस्या को रिस्पॉन्ड कैसे करता है। डॉक्टर अंबेडकर का एक वक्तव्य मैं यहां आपको सुनाना चाहता हूं और अंबेडकर नामा में आपने सुना भी होगा कि कई बार प्रथाएं इतनी ज्यादा मजबूत और प्रबल हो जाती हैं कि उस समय उसके सामने कड़े से कड़ा कानून भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि कानून लागू करवाना पड़ता है, एजेंसी के द्वारा लागू करवाना पड़ता है और प्रथा परंपरा से चली आ रही स्वतः वो चलती रहती है। तो जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव एक प्रथा है और उसके सामने कई बार कानून लचर आता है। उत्तर और दक्षिण भारत के अगर दोनों जगह पर देखेंगे कि जाति और अस्पृश्यता की समस्या को कैसे टैकल किया जाता है तो साफ आपको दो खाई आपको नजर आ जाएगी। आपने देखा होगा उत्तर भारत में सुनीता देवी भोजन माता की, उत्तराखंड की उस महिला ने भोजन बनाया और वहां के सवर्ण बच्चे, ब्राह्मण बच्चों ने खाने से मना कर दिया, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। आखिरकार कुछ नहीं हुआ। अंबेडकर नामा पर उनका इंटरव्यू आप सुन चुके हैं और अंबेडकर नामा ने उनको मदद भी की थी। हाथरस का मामला आपने देखा ही कि पुलिस ने कैसे जो है रात में लाश को जला दिया। उसके अलावा तमाम डॉक्टर रितु सिंह अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। जम्मू कश्मीर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक परमार ने लिखित शिकायत दी है, 92 बैच के आईएएस ऑफिसर है, कि उनके साथ जातीय भेदभाव होता है और उसी के आधार पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। मध्य प्रदेश में सीधी में पेशाब कांड हुआ, उसके बाद कल परसों 2-4 दिन पहले फिर एक पेशाब कांड हुआ है। इसी तरह लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर भारत में देखिए तो किस तरह से हो रही है। मैं अपनी स्टोरी भी कई बार सुना चुका हूं आपको। लेकिन राज्य कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ऐसा लगता है कि कई बार राज्य जो है अपराधियों के साथ खड़ा है। मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मैं गिरफ्तार हुई, मेरा प्रमोशन रोक दिया गया, लेकिन दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर SC/ST का मुकदमा लगा है, चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इधर हिंदी पट्टी में वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति
लागू है विश्वविद्यालयों में भी। चलिए, बहरहाल तमिलनाडु भी अछूता नहीं है। तमिलनाडु में कई बार जातीय भेदभाव, उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी ही घटना इस सनातन विवाद के बीच एक घटना वहां से आई है, एक तमिलनाडु से, जिसमें कि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है, दलित महिला के द्वारा बनाया हुआ है। क्या है मामला, वो पहले सुनाता हूं आपको, और राज्य सरकार ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, डीएम के नेता ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये मैं बताऊंगा। उत्तर से आप तुलना करके समझ लेना, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मद्रास में क्या कहा था। देखते रहिए अंबेडकरनामा। चलिए, लिए चलता हूं तमिलनाडु। मामला है तमिलनाडु के थूथुकुडी के उसिलमपट्टी में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का। यह सरकारी स्कूल है और छात्रों ने राज्य सरकार की योजना के तहत मुफ्त नाश्ता खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि खाना एक दलित महिला मुनिया सेल्वी ने पकाया था। मुनिया सेल्वी एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं। इस मामले में डीएम के नेता कनिमोझी के हस्तक्षेप के बाद बच्चों ने खाना खाया। और थोड़ा विस्तार से लिए चलता हूं। ये जब ऑफिसर्स, अधिकारी जब स्कूल में निरीक्षण करने के लिए गए, तो वहां पे एक्स्ट्रा जो भोजन सामग्री है बचा हुआ मिला वहां पर, और मिलने के बाद उन्होंने रसोइये से इस बारे में पूछताछ की। रसोइये ने अधिकारियों को बताया कि 11 में से 9 छात्रों ने नाश्ता नहीं किया। रसोइये ने अधिकारियों को बताया कि बच्चे खाने के इच्छुक थे, लेकिन माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता पिता प्रथाएं इतनी प्रबल होती हैं कि कानून भी फीका पड़ जाता है। माता पिता ने वहां पर रोका। मुनिया सेल्वी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उन्होंने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की थी। बच्चों का मामला है, क्या शिकायत, कोई भी समझदार व्यक्ति बच्चों के खिलाफ शिकायत नहीं करेगा। लेकिन जब निगरानी के अधिकारियों ने अतिरिक्त खाद्य सामग्री के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने मामले का खुलासा किया। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम के सांसद कनिमोझी, राज्य के समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री पी गीता जीवन और जिला अधिकारी सेंथिल राज स्कूल में गए, और सभी ने मुनिया सेल्वी का बना खाना खाया। स्कूल के बच्चों के साथ बैठाकर खाया। आप फोटो देख सकते हैं कि ये होता है स्टेट एक्शन। देखिए, जाति खत्म नहीं होगी, जातियां है हर जगह, लेकिन आप उसको कितना कंट्रोल करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप फोटो में देखेंगे कि नेता, मंत्री, अफसर वहां पर गए हैं, सबसे बातचीत की है, बच्चों के साथ खाना खाया है। लेकिन उत्तर भारत में देखिए, यहाँ के नेता किस तरह इन घटनाओं पे संज्ञान भी नहीं लेते। प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर्स, तमाम लोग बात कहते रहते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता। तो तमिलनाडु में भी बड़े बड़े मंदिर है, वहां भी ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन राज्य वहां प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, इसलिए सोसाइटी का थोड़ा सेंसिटाइजेशन होता है। सो इससे पहले भी तमिलनाडु के करूर जिले से भी इसी तरह का मामला आया था। तब भी जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था। अब चलिए, अब लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर। रेफरेंस भी दूंगा कि जब उन्होंने कहा था तमिलनाडु में कि भारत का इतिहास बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। 1944 सितंबर मद्रास गए थे, वहां पर पेरियार साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मदद करने का वादा किया था। उस ठहरने के दौरान कई संस्थाओं से डॉक्टर अंबेडकर को भाषण देने के लिए न्योता आया। मद्रास रैशनल सोसाइटी भी ऐसी ही संस्था थी। उसने रैशनलिज्म इन इंडिया पर डॉक्टर अंबेडकर को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 24 सितंबर 1944 को प्रभात टॉकीज, ब्रॉडवे, मद्रास में मद्रास के पूर्व मंत्री रामनाथ की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इतिहास जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सनातन पर क्या कहा है, पूरा सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में रैशनलिज्म अर्थात तार्किकता का विषय निसंदेह भारतीयों के लिए रुचि का विषय है और इसका ठोस प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन जहां तक हिंदू समाज और सामाजिक जीवन का संबंध है, यह विषय पूरी तरीके से उपेक्षित
रहा है। शुरुआती इंट्रोडक्शन के बाद उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं और जो हिस्टोग्राफी है, इंडियन हिस्टोग्राफी है, उसकी भी बात करते हैं और अंग्रेजों को रिफ्यूट करते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल के निकट आते हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत जड़ सोसाइटी है, उसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया था। और उसके बाद आते हैं ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर बताते हैं। कहते हैं कि मेरे अनुसार भारतीय इतिहास के छात्रों को एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है और वह बात ऐसी है जिसे इन इतिहासकारों ने हमेशा उपेक्षित किया है जिन्होंने भारत के इतिहास पर लिखा है। यह एक मूल बात है और जब तक उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक कोई भी भारत के इतिहास को समझ नहीं सकता। मूल तत्व यह है कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म के बीच बड़ा संघर्ष रहा है। यदि इस बड़े संघर्ष को इसमें से निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास कुछ नहीं बचेगा। यह एक संघर्ष भी नहीं था जैसा कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसरों ने बार बार कहा है, बल्कि पंथ के बीच झगड़ा था। यह सिर्फ विचारधारा की क्रांति नहीं थी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की भी क्रांति थी। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में झगड़ा एक ही मुद्दे पर था और वह मुद्दा था सत्य क्या है या सत्य किसे माना जा सकता है। तार्किकता इसी प्रश्न की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालती है। सत्य क्या है, इसके बारे में बुद्ध ने जो उत्तर दिया था वह उससे मूलतः भिन्न था जो ब्राह्मणों ने दिया था। बुद्ध ने कहा था कि सत्य ऐसी चीज है जिसके साक्षी 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय हो सकती है, 10 इंद्रियों में से कोई भी हो सकती है। सत्य के बारे में ब्राह्मणों की विचारधारा यह थी कि यह ऐसी कोई चीज है जिसे वेदों द्वारा पोषित किया गया है। इस पर वहां ठहाका लगा था। उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ब्राह्मण धर्म का यही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बौद्ध क्रांतिकारी थे और ब्राह्मण क्रांति विरोधी। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में यही अंतर था। प्राचीन काल से ब्राह्मण यह आग्रह करते थे कि वेद समस्त सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों के निर्णायक समादेश माने जाएं। यह बात समझना कठिन है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन ब्राह्मणों जैसे चालाक लोगों ने ऐसे ग्रंथों को इतना असीम, पावन और प्रमाण बनाने का आग्रह किया है। इस ग्रंथ में मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। वेद में कह रहे हैं कि मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद वेदों की जालसाजी की चर्चा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। कहते हैं कि वेदों के कुछ पहलुओं का विवेचन करते हुए और कुछ दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें कुछ अंश जालसाजी के हैं और उनका समावेश बाद में किया गया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपनी विचारधारा के लिए एक प्रकार की धार्मिक स्वीकृति चाहते थे। उनके विचार में यह एक कारण था कि ब्राह्मणों ने सामाजिक सिद्धांतों के प्रति इतनी अयथार्थवादी दृष्टि अपनाने का आग्रह किया था। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच का संघर्ष सर्वोच्चता के लिए था। जब बौद्ध धर्म लुप्त हुआ तो वह विस्मयकारी ढंग से लुप्त हो गया। विश्व के इतिहास में बुद्ध स्वतंत्रता, समता, बंधुता का संदेश देने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे। वे लोग इसलिए अदृश्य हो गए क्योंकि प्रतिक्रांति ने उस क्रांति को पराभूत कर दिया। वे तार्किकता की भावना भी खो चुके थे और यही कारण था कि संपूर्ण हिंदू समाज नितांत अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और सभी प्रकार के कदाचारों से ग्रस्त हो गया था। उनका पालन धर्म के नाम पर किया जाना था। बुद्ध की सत्य के प्रति तार्किक विचारधारा विलुप्त हो गई। आज वे प्रतिक्रांतिकारियों के चंगुल में है। आज बुद्ध के विचार भी उनके चंगुल में है। प्रतिक्रांतिकारियों के धर्म ग्रंथ भगवत गीता और मनुस्मृति है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज की त्रासदी यह है कि राजनीति में अतार्किक विचारधारा का प्रवेश कर गई है। राजनेता हर देश में कसौटी पर हैं, लेकिन भारत में इसका समाधान क्या है? मतलब अतार्किकता
हर जगह प्रवेश कर गया है। सवाल यह है कि जब आप सनातन पर बात करते हैं तो सिर्फ कथा कपोल कल्पना बात नहीं कीजिए, सीधा टू द पॉइंट आइए, साइंटिफिक रैशनल बात कीजिए। धर्म पर बात कर रहे हैं तो आप यहां पर सीधे बात कीजिए, जाति वर्ण व्यवस्था पे क्या आपकी राय है ये बताइए। छुआछूत भेदभाव क्यों है, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, उस पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सारे सवालों का जवाब आपको देना होगा। जो लोग सनातन और हिंदू धर्म पर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं समझता हूं जायज है। जब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के साथ, आईएएस ऑफिसर के साथ जब ये हाल है, आईआईटीज में जिस तरह से ये हाल है, तो आपके सनातन धर्म का मेरे लिए क्या यूज है, चाहे हमारे जैसे तमाम ऐसे लोगों के लिए क्या यूज है, कोई मतलब नहीं। सवाल तो खड़े होंगे ही। आप अपने आप को सुधारिए, अपनी विचारधारा को सुधारिए। और बाबा लोग जो 10 करोड़ टैक्स, 10 करोड़ जो सुपारी दे रहे हैं, उन पे इनकम टैक्स ईडी जरूर भेजिए। और ये पूरा बाबा साहब का जो भाषण का संदर्भ है उसको देखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 37 पृष्ठ 321 से लेकर 323 तक आप जाइए, रेफरेंस वहां मिलेगा। और ये भारत सरकार ने ही छापा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। आपसे जल्दी मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।